हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था। हमने देखा था कि उसमें दो केस बनते हैं, एक एक्सियल फील्ड और एक इक्वेटोरियल फील्ड। और हमने देखा था उनकी वैल्यू क्या आई थी। एक्सियल फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 p/r³। यहाँ था एक्सियल में 2p/r³। और ये इक्वेटोरियल फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 इंटू p/r³। अगर हम डायरेक्शन के साथ ले तो हमने देखा था ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल जो था वो p के अलांग था, इक्वेटोरियल जो था वो अपोजिट टू फील्ड था। तो ये चीज़ें हमने पढ़ा था डाइपोल का, जहाँ पर कि p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डाइपोल विच इज टेकन एज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया था। थोड़ा सा अगर स्टूडेंट इसको आइए कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो आप देखिए ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, आपने देखा था, आया था इसकी वैल्यू 1/4πε0 इंटू q/r²। अब इस रिजल्ट से कंपेयर जब करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज है ये r² के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r की सेकेंड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल है वो r के क्यूब के r के थर्ड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो डाइपोल की वजह से फील्ड होगी और डाइपोल से दूर जाने में अगर हम पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं उसके कंपेयर में ज़्यादा तेजी से कम होगी। मीन्स अगर डाइपोल, देखिए हम लोगों ने एग्जांपल में चर्चा भी किया था कि जो डाइपोल होते हैं उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस में देखें तो जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने वहाँ पे लिया था कि डाइपोल का जो साइज होता है जनरली वो बहुत छोटा होता है। तो कभी कभी लार्ज डिस्टेंस के कंपेयर में हम उसको पॉइंट डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स अगर जो जिस पॉइंट की डिस्टेंस हमें मेजर करना है that is at very large distance in comparison to size of the dipole, in that case we can consider dipole as a point dipole। हाँ उसको, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड p डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है। जैसे इससे आप कंपेयर करें तो यहाँ लग रहा है q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है, यहाँ लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट p की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है। तो अब इसकी वजह से निकालना है तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा कोई एक जगह पे रखा है। मीन्स सिंपल सा बात है कि जब छोटा सा है उसको कंसिडर करेंगे, मीन्स इसको एज ए पॉइंट डाइपोल कंसिडर करेंगे, तब हम कहेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंट चार्ज की वजह से और जो पॉइंट डाइपोल है उसकी वजह से जो फील्ड्स होंगी उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये r² के, मतलब इसकी सेकेंड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके क्यूब के डाइपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से घटेगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, दैट इज सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एंड ऑन द x एक्सिस वी आर टेकिंग डिस्टेंस सेंटर से, डिस्टेंस इसमें पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, इसमें डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज हो रही है, लेकिन इन केस आप अगर डाइपोल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। मीन्स जो कर्व होगा ज़्यादा स्टीप होगा, मतलब ज़्यादा तेजी से इसका स्लोप जो है ज़्यादा होगा। ये होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होगा 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये है 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट कीजिए तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, इसकी तुलना में अगर कंपेयर करना होगा तो पॉइंट चार्ज की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा उससे इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्टीपर होगा। ये ज़्यादातर इसका स्लोप जो है ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द डाइपोल। ओके, तो ये छोटा सा चीज़ था, बस आपको ध्यान में रखना था कि अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाए
तो आप बता देता कि ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है, हमने अभी तो देखा कि कोई डाइपोल रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लेकिन नेक्स्ट केस ये पूछ सकता है आपसे कि डाइपोल खुद ही किसी फील्ड में रखा है, अब देखिए क्या होगा, अब बताइए उस पर क्या असर पड़ेगा। मीन्स वी कैन से दैट नाउ वी आर गोइंग टू सी द बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अर्थात अगर कोई बाहरी फील्ड पहले से अवेलेबल है, suppose there is some external field already available and we are placing a dipole there, then we are going to see what is happening, what will happen there. Okay, आइए इसको इरेज करके चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन हो रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो केस आपको पढ़ने हैं, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकेंड वन इज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम आइए पहले देखते हैं केस वन, व्हेन डाइपोल इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल फील्ड बट द कंडीशन इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, व्हेन क्या देखने जा रहे हैं, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म है। अभी इससे पहले स्टूडेंट हमने देखा था यूनिफॉर्म फील्ड का मीनिंग क्या होता है। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मतलब फील्ड एक समान, और अगर उसको हम फील्ड लाइन से डिनोट करना चाहें तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेचर कैसा होगा, हम जानते हैं फील्ड लाइंस के क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजनेस एक समान होगा तो इंटेंसिटी एक समान होगी। मींस वी नीड टू ड्रा पैरेलल फील्ड लाइंस टू एक्सप्रेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ पैरेलल फील्ड लाइन ड्रा कर रहे हैं, और देखिए अगर पैरेलल ड्रा कर दिए तो इसका मतलब है ये जो फील्ड है, ये रीजन है, ये कैसा रीजन है, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर हम डाइपोल रखेंगे तो क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन बन रहा है। देखिए इसमें जो है सिंपली अगर समझना चाहें तो कुछ केस अगर हम जनरली ऐसे ही ले लें तो हम देख रहे हैं, अगर जब भी इसमें कोई डाइपोल प्लेस करेंगे, एक जनरल केस पहले ले रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए सपोज डाइपोल इज making some angle with the electric field. Suppose this is the positive one and this is the negative charge minus q and the distance between them is 2a. We already know it. इन दोनों के बीच की मान लीजिए डिस्टेंस है 2a, ये तो हम जानते हैं कि इतना ही लेते हैं हम बार बार। ठीक है, अब देखिए होगा क्या स्टूडेंट, हम जानते हैं डाइपोल नाम इसको अलग जरूर रख दिए हैं, लेकिन है क्या, ये सिर्फ एक जो है सेट ऑफ टू चार्ज है, एक तरह से ना दो चार्जों का समूह है। दो चार्ज एक साथ हैं, जब भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, थोड़ी दूरी पर रहेंगे आपस में एक दूसरे से, बस यही इसी सिस्टम को ही हमने नाम रख दिया है डाइपोल। तो कुल मिलाकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में हमने दो चार्जेस को रख दिया है। अब चार्जेस को रखा है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जब फील्ड में चार्ज रखा जाता है देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगेगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, याद करिए हम लोगों ने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस पर, मीन्स along द फील्ड इस पर लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा इस पर अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन याद करिए, इक्वल टू था F बाई क्यू, यहाँ से आया था F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, Q मल्टीप्लाइड बाई ई। मीन्स इस पर Q E इंटू ई फोर्स इधर लगेगा along द फील्ड, और माइनस Q पे Q इंटू ई फोर्स जो लगेगा ये लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों साइड इक्वल है। Q इंटू ई ही फोर्स लग रहा है एक चार्ज पे, दूसरे पे भी Q इंटू ई लग रहा है, क्योंकि E यहाँ और यहाँ दोनों जगह एक समान है, E समान है, तो दोनों पे फोर्स का वैल्यू भी समान होगा। अब देखिए क्या हो रहा है,
इसको हम क्या कहते हैं ऐसे केस को, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं एक साथ, तो क्या कहते हैं, दिस इज कपल ऑफ फोर्स। ये जो है पेयर ऑफ फोर्स जो है इनको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, एंड टुगेदर दे विल प्रोड्यूस अ टार्क ऑन दिस सिस्टम और यू कैन से ऑन दिस डाइपोल। ये दोनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे, इस डाइपोल पर एक टार्क प्रोड्यूस करेंगे। टार्क मीन्स एक तरह से रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हाँ, और हम जानते हैं स्टूडेंट टार्क क्या करता है, इट ट्राइज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है रोटेट द सिस्टम, मीन्स इस डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक हिस्सा पे इधर बल लग रहा है, दूसरे पे उधर लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, इसको नचाने की कोशिश करेंगे। और अमाउंट ऑफ जो टार्क होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं इट इज गिवन बाय टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क की वैल्यू अगर निकाले तो ये होता है आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहाँ पर किसी एक फोर्स की वैल्यू अगर निकालना है, सपोज वी आर फाइंडिंग जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क क्या होगा, किसी एक फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो एक फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई इंटू, अगर फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस देखें हैं स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं कि सपोज दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो उस केस में जो दोनों फोर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हम देख रहे हैं यहाँ पे इनके बीच की जो लेंथ है दैट इज बिहेविंग एज ए हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइपोटेनियस है तो इसके सामने का साइड क्या होगा, इन्ना इंटू साइन थीटा, मीन्स इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 2a साइन थीटा, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हम ले सकते हैं 2a साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम चाहे इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2a को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं P इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा हो तो टार्क लगेगा डाइपोल पर P इंटू साइन थीटा। और अगर हम देखें टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर के बीच प्रोडक्ट के साथ साइन लगा है, मींस यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, टार्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट मस्ट बी ए वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं टार्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। तो यही हो गया एक्सप्रेशन फॉर टार्क व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उस पर टार्क जो लगेगा उसकी वैल्यू इतनी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं स्टूडेंट, टार्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो हम देख रहे हैं P तो कांस्टेंट है क्योंकि ये होता है 2QA, A तो चेंज नहीं हो सकता, Q चेंज नहीं हो रहा, मीन्स P कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मीन्स इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो P और E कांस्टेंट है, मीन्स जो टार्क का वैल्यू अभी डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, मीन्स थीटा अगर चेंज होगा तो टार्क की वैल्यू चेंज होगी। तो सोचिए टार्क की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कब होगी, फॉर मिनिमम टार्क, फॉर मिनिमम टार्क तो साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम लेना पड़ेगा, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ले ले 0 तो थीटा की वैल्यू उसमें क्या आएगी, 0, मीन्स फॉर थीटा इक्वल टू 0 वी विल गेट साइन थीटा इक्वल टू 0, एंड बाय प्लेसिंग दिस वैल्यू हियर वी विल गेट टाउ इक्वल टू 0, मीन्स जब थीटा 0 का क्या अर्थ आ रहा है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0। इसका एक कैसे हो सकता है, जब डाइपोल रखा हो एलॉन्ग द फील्ड, मतलब +Q और -Q इस तरह से रखे हों, मतलब डाइपोल का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए जो +Q पे फोर्स लगेगा एलॉन्ग द फील्ड, -Q पे अपोजिट ऑफ द फील्ड, और दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो क्या उसको घुमा पाएंगे, नहीं, क्योंकि टार्क की वैल्यू उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, एंड फाइनली टार्क विल बिकम 0। एक और केस आएगा स्टूडेंट, अगर ये दोनों अपोजिट में रखे हों एक दूसरे से, ऐसे रखे हों, देखिए
मीन्स इधर राइट हैंड साइड में मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाला रखा हो और अपोजिट जो है प्लस क्यू वाला रखा हो। इसमें देखिए क्या होगा स्टूडेंट, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा ये प्लस क्यू की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई, और इधर प्लस क्यू पे माइनस क्यू की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई। अब ये दोनों फोर्स देखिए अपोजिट में है और इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। हालांकि दोनों फोर्स एक ही लाइन में है इसलिए नेट टार्क भी जीरो होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स सेम है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस विल बिकम जीरो एंड हेंस वी विल गेट टार्क जीरो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों कंडीशन में टार्क की वैल्यू जीरो आ रही है। मीन्स दोनों इक्विलिब्रियम में एक तरह से हैं, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टार्क भी जीरो है। बस फर्क क्या है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए इन दोनों केस में, एक में जो है आप डिस्टर्ब अगर कर दे, फर्स्ट कंडीशन को देखिए अगर आप इसमें पहला केस को यहाँ पे अगर इसको डिस्टर्ब कर देंगे थोड़ा सा तो फिर से वो उसी कंडीशन में आ जाएगा, अर्थात इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पे फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा, उसी कंडीशन को अचीव कर लेगा। अर्थात हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन जो दूसरा केस है स्टूडेंट, सोचिए यहाँ पर ऐसा हम इसको अलग से बना दे रहे हैं, जैसे ये है डाइपोल आपका रखा हुआ है, सोचिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको अगर थोड़ा सा तिरछा किए तो ऐसा कंडीशन बनेगा। क्या होगा आप देखिए, ये जो है इस पर एक फोर्स उधर लग रहा है एक इधर, तो ये क्या करेगा, घुमा देगा। अर्थात पहले इस तरह से रखा था लेकिन एक बार डिस्टर्ब कर दिए तो फिर ऐसे होकर सेट हो जाएगा, मीन्स तुरंत ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अर्थात इस इक्विलिब्रियम में अगर हम डिस्टर्ब कर दिए एक बार तो दोबारा अपने ही कंडीशन में नहीं आ पाएगा। अर्थात ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वाला क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट स्टेबल और अनस्टेबल का अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में जो है सिंपल सा एक फिगर आप देखे होंगे इस तरह का, ऐसे हम बनाकर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे एक सरफेस हम ले रहे हैं, देखिए इस तरह से, इसे मान लीजिए कोई गेंद को रखते हैं तो आप देखिए एक कंडीशन यहाँ पे अगर एकदम गहराई में रखेंगे, एक कंडीशन यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ रख सकते हैं। इन तीनों में देखिए स्टूडेंट तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब तीनों में नेट फोर्स जीरो है, एक जगह रुका हुआ है बॉल। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन में देखिए इसको हम जो है यहां से हटा दे, थोड़ा सा बगल करें, बगल में लाके छोड़ दें तो क्या होगा, बॉल फिर से नीचे आकर रुक जाएगी, जहां थी वहीं फिर से पहुंच जाएगी। यहाँ इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, इसको डिस्टर्ब करने पे फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड केस है ऊपर रखा है तो यहाँ अभी तो रुका है, संभाल के रखा गया है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा दाहिने या बाएं करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी जगह से हट जाएगा, दोबारा वहां नहीं आएगा। अर्थात इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। और ये जो सिचुएशन है थर्ड वाला, यहाँ से थोड़ा सा बगल में दाहिने बायां कर दे तो जहां कर देंगे वहीं रह जाएगा, तो एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन है। ये बहुत ज्यादा इसका ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने समझा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि टार्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। हमने देखा कि टार्क की वैल्यू हो रहा है पी साइन थीटा, तो थीटा अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, व्हेन थीटा बिकम्स 90, मींस व्हेन हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री। इन दिस केस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, जो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अर्थात जिस समय साइन थीटा मैक्सिमम होगा उसी समय तो टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। अर्थात फॉर द केस व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखा गया है, तो उस केस में उस पर लगने वाला टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो आपने यहाँ पर डाइपोल जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो सीखा स्टूडेंट कि क्या होगा उस केस में। हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उस पर टार्क लगेगा और उस टार्क की वजह से वो वहां पर रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। अगला केस होता है स्टूडेंट, एक लेते हैं जबकि प्लेस्ड हो
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, कौन रखा हो, डाइपोल, देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट विल हैपन विथ इट। हाँ, डाइपोल के साथ क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम लोगों को सिंपल वाला केस ही पढ़ना है सिलेबस में, हालांकि थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एक्सटर्नल, तो उसके लिए फील्ड लाइन कैसी बनानी पड़ेगी, फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो पैरेलल ना हो, अर्थात कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं फील्ड लाइंस। इस तरह से फील्ड लाइन अगर होंगी तो हम क्या कहेंगे, ये फील्ड लाइंस जो है पैरेलल नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे नजदीक नजदीक है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो यहाँ पर फील्ड वीक होगी। मीन्स जो फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दीजिए तो इसी तरह से फील्ड लाइन वहाँ पे जाएंगी, मिलेंगी, आप जान ही रहे हो। हालांकि कंफ्यूज आपके ना हो इसलिए मिटाते रहे, चलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखिए होगा क्या स्टूडेंट, इस केस में जब जैसे ही आप किसी डाइपोल को रखेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए अगर डाइपोल को हम इस तरह से रख रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब इसमें समस्या ये आएगा स्टूडेंट, कई समस्या आएगा। पहली बात तो यहाँ पे फोर्स भी जो है इक्वल ना होगा, और इलेक्ट्रिक इनका फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में भी होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स का ए डायरेक्शन है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। इन दोनों बिंदुओं पे जो जहाँ पे डाइपोल हैं, डाइपोल के चार्जेस हैं, एक डाइपोल जहाँ पर है देखिए ये थोड़ा सा अंदर साइड में है, तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। अब E जहाँ पर ज़्यादा होगा फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होगा, E जहाँ कम होगा फोर्स वहाँ कम लगेगा। इस केस में आप देखिए ये क्लोजर साइड में है, जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज है, लाइन है, अर्थात फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस दिशा में फोर्स कम लगेगा, तो क्या होगा, नेट फोर्स कुछ आएगा, अर्थात ये डाइपोल एक जगह नहीं रहेगा बल्कि चलने लगेगा। और सेकंड क्या कंडीशन आ रहा है कि ये देखिए रोटेट भी कर रहा है, तो नाचते हुए आगे जाएगा, अर्थात रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। एक कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना स्टूडेंट, हमें पढ़ना है कि डाइपोल रखा तो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन वो इंक्लाइंड नहीं है, बल्कि इट इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड और 180 डिग्री, मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। तो इसमें जो है दो केस बनेंगे स्टूडेंट, एक जो है हम ऐसे रख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, इधर मान लो प्लस क्यू है और अपोजिट साइड में माइनस क्यू है। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, फिर से देखिए वही बात आएगी, हमने देखा अभी कि दो फोर्स लगेंगे, ए प्लस क्यू पे लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर फील्ड है क्यू E1, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, क्यू इंटू E1, और जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे फील्ड कम होगी थोड़ी सी, यहाँ पे मान लीजिए फील्ड है कि E2, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा अपोजिट में, Q इंटू E2। अभी हमने देखा कि E1 जो है, या इस चित्र से देखिए E1 की वैल्यू है ग्रेटर देन E2, इसका मतलब QE1 होगा ग्रेटर देन Q इंटू E2। इसका अर्थ ये हुआ ये जो फोर्स लग रहे हैं डाइपोल पे वो एक समान नहीं होंगे, और फोर्स नेट जो फोर्स समान नहीं होंगे तो क्या होगा, एक नेट फोर्स आएगा, जो बड़ा फोर्स है उधर नेट फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, ये डाइपोल उधर की तरफ खींचेगा, अर्थात दिस विल मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये चलेगा। दूसरा केस लीजिए, जब इस साइड में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है की डायरेक्शन उधर माइनस वाला रख दें, और जिधर अपोजिट डायरेक्शन है उधर हम प्लस क्यू वाला चार्ज रख दें। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगा,
इस केस में आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि माइनस वाले क्यू पे फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट टू फील्ड लगेगा, और यहाँ पे मान लीजिए है E1 और Q प्लस Q जहाँ पर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो QE1 किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और QE2 किधर लग रहा है, along द फील्ड। लेकिन फिर से यही केस बन रहा है, E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है तो QE1 QE2 से ज़्यादा रहेगा। अब ये दोनों फोर्स देखिए, इधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, तो क्या होगा, ये इधर ढकेलेगा, अर्थात इस केस में दिस डाइपोल विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किधर भागना चाहेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, ठीक है। और इस केस में डाइपोल किधर भागना चाहेगा, टूवर्ड्स द रीजन ऑफ स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है उधर चलेगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऐसे केसेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है वहां पर डाइपोल जो है स्टेशनरी नहीं रहेगा एक जगह, संभव ही नहीं है, वहां पर डाइपोल मूव करेगा आइदर रीजन ऑफ स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मे बी इट विल मूव टूवर्ड्स द रीजन away from the stronger, or you can say it will towards region of weaker electric field, जिधर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर भी जा सकता है, ठीक है, एक कंडीशन बनेगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल स्टूडेंट हम ले रहे हैं ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाए, हालांकि सिलेबस में इतना ही है, एग्जांपल के साथ आइए एग्जांपल को देख लेते हैं। स्टूडेंट, हम लोग शुरू में जब इस चैप्टर को शुरुआत किए थे, याद करिए जब हम चार्जेस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था एक, कि जब हम कंघी से बाल को रगड़ते हैं अपने ड्राई हेयर में, बाल में सूखे हुए बालों से कंघी को रगड़ते हैं, तो हम देखते हैं कंघी के अंदर, या पेन को रगड़ते हैं तो उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि कागज के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो अच्छा, आप सोचिए खुद ही, मान लीजिए ये आपका जो है पेन है जो कि चार्ज्ड हो गया है, ठीक है, ये चार्ज्ड है। अब अगर यहाँ पे हम छोटे छोटे कागज के पीसेस रख दिए, अच्छा बताइए आप, चार्ज जो है किसके ऊपर फोर्स लगाता है, हमने देखा एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन ये जो कागज के पीसेस थे ये तो चार्ज थे नहीं, ये तो न्यूट्रल थे, तो इन पर फोर्स कैसे लग रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए वही केस बन रहा है कि एक चार्ज की वजह से पहली बात यहाँ पर होगा, जो हम लोग वहाँ पे चार्जिंग की प्रोसेस पढ़े थे, कोई चीज़ कैसे चार्ज होता है, तो उसमें हमने एक पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज की वजह से बगल में जो रखा है वो भी चार्ज हो जाएगा। अर्थात इसमें जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपका जो पेन हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और नीचे की तरफ प्लस बन जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा, नीचे प्लस, माइनस ऊपर नीचे प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन कैसा बन रहा है, ये सभी कागज के पीसेस क्या बन गए, एक तरह से डाइपोल बन गए। आप देख पा रहे हैं डाइपोल जैसे बन गए, मतलब छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें प्लस और माइनस क्यू अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पेन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही हैं, अर्थात ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अब देखिए कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इससे डाइवर्ज हो रही हैं बाहर निकल के। तो इस केस में अब क्या होगा, आप देख रहे हैं प्लस साइड नेगेटिव वाला हिस्सा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर को रिपेल करेगा, लेकिन नेट फोर्स जो है किधर लग रहा है, टूवर्ड्स दिस पेन। तो ये डाइपोल, ये कौन सा केस बन रहा है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। उसमें उस केस में क्या होता है, हमने देखा था डाइपोल फिर चलने लगता है, मूव करता है, तो यही इसमें होता है, ये फिर चलने लगेगा टूवर्ड्स दिस चार्ज्ड थिंग, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और फाइनली उससे चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट, ठीक है, तो जो है चिपका लेगा इस तरह से। तो यही पे हम लोगों ने इस केस को देखा था स्टूडेंट। तो आगे के कंडीशन को आइए सीखते हैं स्टूडेंट। डाइपोल में हमने देखा था दो चार्ज थे, अब इससे ज़्यादा भी चार्जेस का केस बन सकता है, तो आगे के कंडीशन में आगे हम उन्हीं को अध्ययन करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए इसलिए इसको अभी
यहीं पर हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।